15 फरवरी 2019 अचानक रॉ के स्पाइस सैटेलाइट का रुख बदलकर पाकिस्तान के एक पहाड़ पर बने आतंकी कैंप की तरफ मुड़ जाता है। आसमान के साथ साथ जमीन पर भी कुछ हलचल दिखाई दे रही थी। पठानी कपड़े पहने, चेहरे पर गमछा बांधे रॉ के 2 एजेंट भी इस कैंप के आसपास घूम रहे थे। एजेंट इस कैंप को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एक मिलिट्री एकेडमी की तरफ बने इस कैंप में एक साथ लगभग 500 लोगों की ट्रेनिंग चलती थी। यहीं से अजमल कसाब जैसे आतंकी निकले थे और कुछ ही दिनों में यहाँ 300 नए आतंकी आने वाले थे। एजेंट तुरंत समझ जाते हैं भारत में होने वाले आतंकी हमलों की जड़ कहीं और नहीं, यही कैंप है। इसलिए वे जल्दी जल्दी कैंप की हर बारीकी अपने कैमरों में कैद कर लेते हैं। इसके बाद एजेंट वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही ये सैटेलाइट इमेज और एजेंटों की जानकारी रॉ के हेडक्वार्टर पहुंचती है, वैसे ही 1971 के बाद भारत की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की तैयारी शुरू हो जाती है। ये कोई साधारण एयर स्ट्राइक नहीं थी। हम उसी बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान और वहां मौजूद जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को रातों रात तबाह कर दिया था। और यह वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, इसीलिए बने रहिए। उन्नीस फरवरी 2019 लगभग 4 दिन तक सारी इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के बाद रॉ के प्रमुख अनिल धस्माना आधी रात को ही प्रधानमंत्री मोदी के आवास पहुंच जाते हैं। वो प्रधानमंत्री से कहते हैं, सर, आपके निर्देश के अनुसार हमने मसूद अजहर को उसके किए की सजा देने की पूरी तैयारी कर ली है। ये सुनते ही बिना चेहरे का भाव बदले प्रधानमंत्री तुरंत कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक अत्यंत गुप्त बैठक बुला लेते हैं। इस बैठक में अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। बैठक शुरू होते ही धस्माना सभी के सामने एक सैटेलाइट तस्वीर दिखाते हुए कहते हैं, ये पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद का बालाकोट में मौजूद सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप है। धस्माना आगे कहते हैं, अगर हम इसे नष्ट कर दें तो एक ही झटके में आतंकवाद कम से कम 10 साल पीछे चला जाएगा। वह आगे कुछ कहने ही वाले थे कि तभी एक अधिकारी उन्हें रोककर प्रधानमंत्री की तरफ देखते हुए कहता है, सर, हम पुलवामा का बदला इस बार सीधा स्ट्राइक करके लेंगे, इसलिए पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। अगर हमने अभी कुछ किया तो इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। यह कहकर वह अधिकारी आगे बोलने ही वाला था कि तभी डोभाल उसकी आंखों में आंखें डालकर कड़े स्वर में कहते हैं, आज अगर हम चुप रहे तो हमेशा की तरह कुछ दिनों बाद वे फिर हमारा खून बहाएंगे। इतना कहकर डोभाल प्रधानमंत्री की ओर देखते हुए सिर्फ एक ही वाक्य कहते हैं, हमें स्ट्राइक करनी होगी और पूरी ताकत से करनी होगी। डोभाल की बात सुनकर प्रधानमंत्री कुछ देर चुप रहते हैं, फिर कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की ओर एक एक करके देखते हैं। थोड़ा सोचकर वह कहते हैं, डोभाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों को अब करारा जवाब देना होगा। ये सुनते ही धस्माना के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद बैठक में मौजूद तीनों सेनाओं के प्रमुख सहित हर अधिकारी अपनी राय देने लगता है। काफी देर सबकी बात सुनने के बाद डोभाल कहते हैं, मुझे लगता है बालाकोट पर एयर स्ट्राइक का विकल्प सबसे प्रभावी रहेगा। ये सुनकर वायुसेना प्रमुख भी डोभाल की ओर देखते हुए सहमति में सिर हिलाते हैं। अब बैठक लगभग समाप्त होने वाली थी। प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से उठते हुए वायुसेना प्रमुख से कहते हैं, मैं आपके युद्ध कौशल से अच्छी तरह परिचित हूँ। मिशन कठिन होने वाला है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपको 140 करोड़ भारतीयों का बदला लेना होगा। वायुसेना प्रमुख जवाब देते हैं, सर, उन आतंकियों के लिए हम इसी धरती पर नरक बना देंगे। बैठक खत्म होते ही भारतीय वायुसेना ऐसे गुप्त अभियान की तैयारी में जुट जाती है जिसके सामने पूरी सर्जिकल स्ट्राइक भी केवल एक ट्रेलर लगे। पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों के दिल दहला देने वाली स्ट्राइक से पहले जल्दी ही पता चलता है आखिर जैश ए मोहम्मद ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण आज उसके आतंकियों पर इतने बड़े एयर स्ट्राइक की योजना बनाई जा रही थी। 14 फरवरी 2019 उस दिन लगभग 78 गाड़ियों में करीब 2500 सीआरपीएफ जवान जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहे थे। गाने गाते और हंसी मजाक करते हुए हमारे जवान नेशनल हाईवे 44 से आगे बढ़ रहे थे। सिर्फ 15 मिनट ही गुजरे थे कि तभी अचानक कहीं से एक कार काफिले की तरफ तेजी से आती दिखाई देती है। हमारे जवान कुछ समझ पाते उससे पहले ही 300 किलो विस्फोटक से भरी वह कार काफिले के एक ट्रक से जोरदार टकरा कर विस्फोट कर देती है। धमाके के साथ ही हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हमले के तुरंत बाद इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद लेता है, जिसका प्रमुख और कोई नहीं मसूद अजहर है। 30 फरवरी 2019 पीएम से अनुमति मिलते ही वायुसेना तैयारी में जुट जाती है, लेकिन वायुसेना के लिए यह मिशन योजना से कई गुना अधिक कठिन होने वाला था। भारत पुलवामा का कड़ा जवाब दे सकता है और शायद फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करे। इस आशंका में पाकिस्तान ने अपनी लगभग पूरी सेना सीमा पर
तैनात कर दी थी। इसके अलावा रॉ से इनपुट मिला कि ISI का पूरा नेटवर्क भारत भर में सक्रिय हो चुका है। इसी कारण स्ट्राइक की सफलता पूरी तरह सरप्राइज एलिमेंट पर निर्भर थी, यानी हमला कितना अचानक किया जा सकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए शुरुआत में केवल स्ट्राइक करने वाले पायलटों को ही पूरी योजना बताई गई। सब कुछ सामान्य दिखाने के लिए 20 से 24 तारीख तक बेंगलुरु में होने वाला एयर शो भी जारी रखा गया। इधर पूरी दुनिया का ध्यान एयर शो पर था और उसी समय ग्वालियर एयर बेस पर आतंकियों को जड़ से खत्म करने की तैयारी तेजी से चल रही थी। पाकिस्तान को ग्वालियर बेस की बढ़ती गतिविधियों पर शक न हो, इसलिए वहां एक इंस्पेक्शन का बहाना बनाया गया। साथ ही कश्मीर में रोज फाइटर जेट उड़ाए जा रहे थे ताकि स्ट्राइक वाले दिन अचानक जेट मूवमेंट देखकर पाकिस्तान को संदेह न हो। ISI के जासूस वायुसेना की अंदरूनी गतिविधियों पर भी नजर रख रहे थे और उनकी शंका जरा भी न बढ़े, इसलिए वायुसेना प्रमुख भी रोजमर्रा के काम सामान्य रूप से करते रहे। पहले वे एयर शो में शामिल होते, फिर अपने एक साथी अधिकारी की फेयरवेल पार्टी में जाते और इसी तरह रोज कई कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। इधर वायुसेना ने पूरी स्ट्राइक योजना को गुप्त रखा था ताकि आतंकियों का अस्तित्व हमेशा के लिए मिटाया जा सके। लेकिन वायुसेना को यह नहीं पता था कि स्ट्राइक के बाद एक ऐसा खतरा उनका इंतजार कर रहा है जो पूरे भारत को चिंता में डाल देगा। 26 फरवरी 2019 आधी रात को वायुसेना प्रमुख दिल्ली में अपने आवास लौटकर स्ट्राइक मॉनिटर करना शुरू करते हैं। उस दिन दिल्ली में बारिश हो रही थी और वायुसेना प्रमुख के मन में बस एक ही डर था, कहीं बालाकोट में बारिश तो नहीं हो रही, क्योंकि ऐसा होता तो सारी तैयारी बेकार हो जाती। लेकिन मानो प्रकृति भी आतंकियों को सजा दिलाना चाहती थी। 12 मिराज फाइटर जेट पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए उड़ान भरते हैं। इनके पीछे 4 Su-30 और 2 सर्विलांस विमान भी उड़ान भरते हैं। लक्ष्य के पास पहुंचते ही वे एक साथ पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और योजना के बिल्कुल विपरीत तुरंत पाकिस्तान एयरफोर्स सक्रिय हो जाती है और हमारी उड़ती वायुसेना के पीछे पाकिस्तानी विमान मौत का संदेश लेकर पीछा करने लगते हैं। इलाका भले ही पाकिस्तान का था, लेकिन उस दिन आसमान पर नियंत्रण भारतीय वायुसेना का ही था। तुरंत 2 सुखोई बालाकोट से कई किलोमीटर दूर बहावलपुर की दिशा में मुड़ जाते हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स भी उनके पीछे लग जाती है। इधर पाकिस्तानी वायुसेना का ध्यान उधर हट जाता है और ठीक रात करीब 3 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल से लगभग 50 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की धरती पर भारतीय वायुसेना तबाही मचा देती है। एक के बाद एक कुल 12 लड़ाकू विमान पुलवामा में हमारे जवानों को शहीद कर निश्चिंत बैठे आतंकियों को जलते हुए नरक में झोंक देते हैं। जो बम गिराए गए थे उनकी खासियत थी, पहले वे बिल्डिंग की छत को भेद कर अंदर जाते थे, फिर अंदर विस्फोट करते थे। इसी कारण इस स्ट्राइक में आतंकियों के अलावा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन तब तक धमाकों की आवाज आसमान गूंजाने लगती है और जैश-ए-मोहम्मद का यह सबसे बड़ा कैंप राख में तब्दील हो जाता है। भारत को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी देने वाला मसूद अजहर तब स्तब्ध बैठा रह जाता है। यह खबर वायुसेना प्रमुख के माध्यम से प्रधानमंत्री तक भी पहुंच जाती है और 12 दिन बाद आखिरकार हमारे 40 शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलती है। 27 फरवरी 2019 अब तक पूरी दुनिया देख चुकी थी कि भारत के हाथों पाकिस्तान को कैसी हार का सामना करना पड़ा और आतंकियों को पनाह देने के कारण पाकिस्तान खुलकर एक्सपोज हो गया। भारत जानता था कि पाकिस्तान जरूर पलटवार करने की कोशिश करेगा, इसलिए LOC के पास सभी रडार और लड़ाकू विमान हाई अलर्ट पर रखे गए थे। साथ ही सेना और नौसेना को भी हर तरह के जवाब के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया। हमारे सैन्य नेतृत्व ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सुबह करीब 10 बजे पाकिस्तान अपने चौथी पीढ़ी के F-16 लड़ाकू विमानों के साथ LOC पार कर जाता है। पाकिस्तानी विमान भारतीय आर्मी कैंप पर बम गिराने आए थे और वे ऐसा करने की कोशिश भी शुरू कर देते हैं। तभी आसमान में उनके सामने हमारी वायुसेना के विमान यमदूत की तरह प्रकट होते हैं। अपने आप को भारतीय वायुसेना से घिरा देख पाकिस्तानियों के लिए बम गिराना तो दूर, सुरक्षित लौटना भी लगभग असंभव लगने लगता है। घबराहट में वे खाली जगह पर बम गिराकर किसी तरह भारतीय वायुसेना के आक्रामक रूप से बचते हुए पाकिस्तान की ओर भागने लगते हैं। इसी पीछा पकड़ के दौरान MiG-21 में सवार हमारे एक पायलट अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान को ऐसी सीख देते हैं जिसके लिए वे आज तक शर्मिंदा है। पाकिस्तानी विमानों का पीछा करते करते देश की रक्षा में अभिनंदन लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर जाते हैं। उधर अपने हवाई क्षेत्र में पहुंचकर पाकिस्तान फिर हिम्मत दिखाने की कोशिश करता है और अभिनंदन के जेट की ओर एक मिसाइल दाग देता है, लेकिन वह मिसाइल उनके पास पहुंचने से पहले ही अभिनंदन अपने लड़ाकू विमान से पाकिस्तान के F-16 की तरफ ऐसी मिसाइल दागते हैं कि एक ही वार में आधुनिक फाइटर जेट भारतीय पायलट के सामने घुटने टेक देता है। इसी बीच पाकिस्तानी मिसाइल भी अभिनंदन के
जेट को लग जाती है और वे तुरंत इजेक्ट होकर बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद पैराशूट की मदद से जमीन पर उतरते ही वे खुद को लोगों की भीड़ से घिरा पाते हैं। दरअसल अभिनंदन कहीं और नहीं, पाकिस्तान की जमीन पर ही उतर चुके थे। भीड़ उनकी ओर बढ़ने लगती है और उनमें से एक चिल्लाता है, इसके बाजू पर भारतीय झंडा है, इस दुश्मन को मारो। ये सुनते ही भीड़ अभिनंदन पर टूट पड़ती है, लेकिन जरा भी ना घबराते हुए हमारे देश के रक्षक भारत माता की जय का नारा लगाते हुए अपनी पिस्तौल से हवा में फायर करने लगते हैं। कुछ ही देर में भीड़ उन्हें काबू कर लेती है। तभी तक ये खबर पाकिस्तानी सेना तक भी पहुंच चुकी थी और वे तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं। पाकिस्तानी सेना तुरंत अभिनंदन को अपनी हिरासत में ले लेती है। इधर ये खबर भारत के प्रधानमंत्री तक भी पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री तुरंत रॉ प्रमुख को बुलाकर साफ कहते हैं, अब तक पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर युद्ध की धमकी देता आया है और हम हमेशा जंग टालते रहे हैं। दसवाना जी, आप ISI प्रमुख को साफ बता दीजिए, अगर हमारी सेना को हाथ भी लगाया तो हमारे हथियार दिवाली के लिए नहीं बने हैं। 28 फरवरी की सुबह सीक्रेट लाइन के जरिए रॉ प्रमुख और ISI प्रमुख के बीच बातचीत होती है। दसवाना उसे साफ समझा देते हैं, अगर अभिनंदन को कुछ हुआ तो उसके परिणाम बहुत भयानक होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, राजस्थान में तैनात पृथ्वी मिसाइल को भी रेडी टू फायर स्थिति में लाकर उसका रुख इस्लामाबाद की ओर मोड़ दिया जाता है। भारत की हालिया स्ट्राइक देखकर पाकिस्तान समझ जाता है कि इस बार भारत सच में कड़ा कदम उठा सकता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान आर्मी चीफ भी भारत के इस सख्त रुख से घबरा जाते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप 1 मार्च 2019 की शाम को वाघा बॉर्डर के रास्ते अभिनंदन को सुरक्षित भारत को सौंप दिया जाता है। दोस्तों, आतंकवाद सिर्फ गोली या बम से खत्म नहीं किया जा सकता। एक आतंकी मारा जाता है तो उसकी जगह दूसरा तैयार हो जाता है। इसलिए इस तरह की एयर स्ट्राइक आतंकवाद को पूरी तरह मिटाने के लिए नहीं, बल्कि एक कड़ा संदेश देने के लिए होती है। संदेश बहुत साफ है, अगर तुम हमारे 40 निर्दोष लोगों की हत्या करोगे तो जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं, तुम्हारे घर